शर्मा जी, गृह मंत्री अमित शाह का बयान है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे जी हैं। जी। अगर इतनी बार भगवान भगवान करते तो शायद जन्म होता कि उन्हें स्वर्ग मिलती। बिल्कुल बिल्कुल, दिल की बात जगह पर आ गई, बात खत्म। कितना संविधान का सम्मान करते हैं, आपके सामने सबके आगे आएगी। आप इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले लगातार इनका एक ही नारा था, हमें 400 सीट दिला तो हम संविधान बदल देंगे। इनके सारे सबऑर्डिनेट्स ने बोले थे ना, बयान दिए थे, इनके छोटे छोटे बहुत सारे नेताओं ने दिए थे, 1 दर्जन से ऊपर नेताओं ने बयान दिए थे। लेकिन उनकी बात को ना इन्होंने खंडन करा था, ना समर्थन करा था, चुप रह गए थे। चुप रहने का मतलब ही मूक समर्थन होता है, सीधी सी बात है। तो वो जो बात हुई थी वो आज निकल के जवान पे आएगी। ये संविधान की मान्यता तो ये इनके लिए कुछ भी नहीं है, संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। और आपने अनेकों मौकों पे देखा होगा संविधान को किस तरह से लोग तार तार करते हैं, संविधान की किस तरह धज्जियां उड़ाते हैं। तो इनके मन में संविधान की कितनी है। अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले लोकसभा में लगातार ये लोग शोर मचा रहे थे, संविधान की हत्या करी कांग्रेस के राज में, इतनी बार संविधान की हत्या हुई कांग्रेस के राज में, इतनी बार संविधान को कुचला गया कुचला गया। अब पता चल गया संविधान निर्माताओं की कितनी इज्जत करते हैं। आ गई ना दिल की बात जबान पे। आदमी 2 ही बार अक्सर सच बोलता है, या तो वो वास्तव में सच बोलने वाला हो, या फिर वो नशे में हो और वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो। तो गुस्से में अगर कोई आदमी बोलेगा तो वो सच निकल जाएगा, और नशे में होगा तो सच निकल जाएगा। तो गुस्से में नशे में तो जी, कौन सी स्थिति में गृह गुस्से मंत्री? में थे वो देख रहे थे कि हमारी कहीं भी बात नहीं चल रही। संविधान के ऊपर जो मसला उठाया जा रहा था, जो उन्होंने संविधान को गला घोटने की बात करी गई थी, वो उनकी सारी की सारी उल्टी उन्हीं के गले पड़ गई। तो अल्टीमेटली उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि वो पिछली बार भी आपको पता है 400 पार करवाना चाह रहे थे। 400 पार हुए नहीं, संविधान संशोधन कर नहीं सकते। अभी ये फूले फूले घूम रहे हैं एक 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले पे भी। लेकिन उसमें इनको वोट कितने मिले हैं? 269। 269 का मतलब जो हमारी लोकसभा में बहुमत के लिए भी 272 वोटों की जरूरत होती है, उससे भी 3 वोट तो अभी कम है ना इनके। और उसके लिए वास्तव में अगर ये लाना चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इन्हें 367 की जरूरत पड़ेगी, जो इनकी कहीं से पॉसिबिलिटी नहीं है लोकसभा में। 367 और 165 के करीब चाहिए राज्यसभा में, वो भी इनके पास संख्या बल नहीं है। लेकिन मोदी जी ने कई आरोप लगाए। वो ये कह रहे हैं कि हमेशा कांग्रेस ने अम्बेडकर जी का अपमान किया है। अब ये क्या है, कल ये भरी सदन में किसने अपमान करा? क्या कभी किसी भी कांग्रेसी के मुंह से आपने अम्बेडकर जी के लिए ऐसी भाषा सुनी, ऐसे शब्द सुने? 1946 में जब भारत सरकार में, भारत में पहली अंतरिम सरकार बनी थी, 47 में आजादी मिलनी थी, उससे 1 साल पहले अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। उस अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर। जबकि कांग्रेस का बहुमत था, कांग्रेस की कमेटियों का बहुमत था, और कांग्रेस में नहीं थे बाबा साहब। उसके बावजूद उन्हें जो है संविधान में शामिल करके, संविधान सभा में भी शामिल करा, उनको उसका हेड बनाया गया, और 46 की अंतरिम सरकार में कानून मंत्री बनाया गया। और उसके बाद जब पहले आम चुनाव हुए देश में 51-52 में, अक्टूबर 1951 से शुरू हो गए, मार्च 1952 तक चले थे, तो पहले कानून मंत्री कौन थे हमारे? 1956 तक, जब तक उनका देहावसान नहीं हुआ था, यही थे ना, बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं था। जबकि वो कांग्रेस में भी नहीं थे, सबसे बड़ी बात, कांग्रेस में नहीं थे वो। अब अपनी अलग पार्टी बना चुके थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो बना चुके थे। उसके बावजूद नेहरू जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा। तो अब आप देख लीजिए कि उनके मन में कितना सम्मान था, उनके मन में कितना सम्मान है। मोदी जी ने कहा नेहरू ने हमेशा अम्बेडकर के खिलाफ प्रचार किया, उन्हें 2 बार हरा अभी। 2 बार हराया भी उन्हें। हराया? हाँ। अम्बेडकर जी जीत के आए थे साहब, कहां से वो झूठ बोल रहे हैं सुबह से शाम तक? अगर वो हारे हुए थे तो मंत्रिमंडल में कैसे शामिल होते, ये तो बता दीजिए। हारे होते तो किसी हारे हुए व्यक्ति को आप मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हो, ठीक है जी। अगर एक इसमें क्लॉज ये भी है, कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के लिए, 6 महीने से पहले पहले उसे दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अब लगातार वो आज सुबह से शाम तक मैं देख रहा हूँ उनके इतने सारे ट्वीट की लाइन लगी पड़ी है मोदी जी की, और भाई वो डिफेंड करते हुए, ऐसा करा वैसा करा, सारी टीम निकल गई। अब जो बाण निकल गया वो तो निकल गया ना, अब वापसी नहीं आने वाला। मैं तो साफ कहता हूँ, अगर नेहरू जी सम्मान नहीं करते थे तो नेहरू जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल क्यों करा? इसका कोई जवाब? मोदी जी ये नहीं कह रहे, डिफेंड नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी किसने उड़ा दी? अमित शाह जी ने। धज्जियां उड़ा रही, उन्हें बड़ी खुशी हो रही है, बोल रहे हैं वो डॉक्टर साहब के लिए, और कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो भैया ठीक है, तुम्हारे को भी अब इलाज की जरूरत है, कोई बात नहीं। मोदी जी की उम्र होती आ रही है, 70 प्लस होने के बाद मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है, कहा क्या जा रहा है, समझा क्या जाए, वो चीजें हो जाती हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको गलत नहीं मान। भाई साहब आप देखिए कि आप किस चीज से बात कर रहे हैं, क्या किस परिप्रेक्ष्य में जा रहा है। जिस मामले में जिस तरीके से उस बात को कहा जा रहा है, उस बात को सोचो ना। क्या सारे दिन ये रट रट लगाए रहता है, इतना तू अगर तू उसको याद करता तो वो आ जाता। इसका मतलब आप उनकी इज्जत कर रहे हो ना, खत्म कर रहे हो ना आप उनकी इज्जत खत्म कर रहे हो। इज्जत कम हो रही है। जाहिर बात है, मैं आपको बार बार क्या यार हमेशा माइक मुंह में माइक लगाते रहते हो, माइक हटाओ, इतना माइक अपने कहीं और जाके लगाते, भजन में लगाते तो आपको इज्जत मिलती। बोलने का तरीका तो देखो आप। अब आप मेरी इस बात से खुश हो गए या गलत महसूस करोगे इस बात को? अभी मैं आपको झाड़ता हूँ, जाओ यार, क्या मेरे पे मुंह पे माइक लगाते रहते, जाओ मंदिर में जाओ, वहां जाके भजन पे माइक लगाओ। अच्छा लगेगा, बुरा लगा? बिल्कुल गलत लगेगा। तो भैया अब बोलने का तरीका जाहिर सी बात है। मोदी जी कैसे कर रहे हैं कि अपमान तो हमेशा कांग्रेस ने किया है। तो वो तो कहेंगे ही सर, उनका कहना है, उन्हें बचाना है ना अपने आप को, कैसे बचाएंगे वो? मोदी जी की कोई भी बात आज तक खरी उतरी है किसी भी पैमाने पे? अब तमाम मीडिया चैनल वाले, चरण चुंबक चैनल वाले इसको लगातार लगे रहेंगे संभालने में कि कैसे मोदी जी, अब अमित शाह ने बाण तो छोड़ दिया है, अब इस बाण को वापस कैसे लाया जाए, अब इस लगातार जोड़ में लगे हुए हैं।
सुबह से मोदी जी के इतने लंबे लंबे ट्वीट आ रहे हैं, आज लगातार सुबह से उनकी टाइमलाइन भरी पड़ी है ट्वीट की, लगातार ट्वीट से ट्वीट, ये निकाल वो निकाल, यहाँ से ढूंढ वहां से ढूंढ, पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीजें वो लेके आ रहे हैं और लगातार लगे हुए अपने आप को सही साबित करने में। अगर आपने सही बोला है तो आपको इतना साबित करने की जरूरत क्या है, ये बता दीजिए। तो आप ये बताइए, क्या इतना गंभीर मामला है जो विपक्ष तमाम सड़कों पर उतर गया? क्यों गंभीर मामला नहीं है साहब? हमारे संविधान निर्माता हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनकी वजह से हमें आज संविधान में सांस लेने का मौका मिल रहा है, तो क्या हम उनकी गलत ठहराएंगे? क्या हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे? क्यों नहीं करें हम उनकी इज्जत? हम उनकी इज्जत करेंगे, जरूर करेंगे। जिसने भी इस देश के लिए जो कुछ भी करा है, हर तरीके से जिसमें देश की तरक्की में योगदान दिया है, हम उसकी इज्जत करेंगे। चाहे वो मेजर अशफाकुल्लाह हो, चाहे वो क्या हवलदार अब्दुल हमीद हो, चाहे वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे वो अम्बेडकर साहब हो, कोई भी हो, किसी धर्म जाति से कोई लेना नहीं। जिसने देश की तरक्की के लिए काम करा, हम उसकी इज्जत करेंगे और उसकी इज्जत में आ जाएगी तो हम आवाज उठाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि कहा है क्या, मतलब अगर इमरजेंसी लगी तो वो भी कांग्रेस ने लगी, और कभी भी इन्होंने संविधान का सम्मान नहीं किया कांग्रेस का। सर ठीक है जी, इमरजेंसी लगी कांग्रेस के टाइम में लगी, बिल्कुल मानते हैं, सब मानते हैं इस बात को, इसको कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। लेकिन उस इमरजेंसी लगने के पीछे के कारणों का आपने कभी व्याख्या करी? कारणों को बताया? क्या कारण थे कि जो इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लगानी पड़ी? उस वक्त जो है विपक्ष का, तमाम विपक्ष का जो एक नारा था, वो सिर्फ एक ही नारा था, बैलेट से नहीं तो बुलेट से जीतेंगे। सीधा सीधा एक नारा विपक्ष का चलता था, बैलेट से नहीं तो बुलेट से जीतेंगे। बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, लेकिन तमाम विपक्षी नेताओं के नारे थे बैलेट से नहीं तो बुलेट से जीतेंगे। इसका साफ मतलब था कि अगर हम अब भी अगर जीत हासिल नहीं कर पाए तो हम बूथ लूट लेंगे, गोलियां चला देंगे, लेकिन जीतेंगे हम ही। जिसकी वजह से उन्होंने 1.5 साल तक के लिए इमरजेंसी लगाई, और इमरजेंसी को लोगों ने स्वीकार नहीं करा, ये बात मानने वाली है। इमरजेंसी हटने के बाद जब सरकार में चुनाव हुए, 77 में आम जनता पार्टी आई सरकार में, बड़े वादे करे, बड़े दावे करे, अब हम बहुत अच्छा सुशासन देंगे, बहुत सा बढ़िया शासन देंगे। 2.5 साल बाद ही 77 के बाद 80 में चुनाव हुए, पूर्ण बहुमत से इंदिरा गांधी जी की वापसी हुई या नहीं हुई? अगर जनता ने उस चीज को गलत नहीं समझा होता तो क्या इंदिरा गांधी जी को दोबारा वो देती, सत्ता सौंपती? नहीं सौंपती ना। मैं तो कहता हूँ हमारे पुरखे हमसे बहुत ज्यादा अक्लमंद थे, बहुत ज्यादा समझदार लोग थे, जिन्होंने सही चुना देश के लिए, हमेशा जो सही था वही चुना उन्होंने। आपको नहीं लगता सच्चाई कुछ अलग है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, इस वजह से अमित शाह के छोटे से बयान को बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, और इंडिया गठबंधन कैसे बिखर रहा है आप बार बार इस बात को उठाते हैं। जरा सी आप ये बात देख देते हैं कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, थोड़ा सा एनडीए गठबंधन की तरफ भी तो ध्यान दीजिए। एनडीए गठबंधन में शामिल आज वो कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी पार्टी कहाँ है? गुलाम नबी आजाद साहब थे, उनकी पार्टी कहाँ है? शिरोमणि अकाली दल कहाँ है? उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात? नबी आजाद कब बीजेपी में थे? आपको पता ही नहीं? गुलाम नबी आजाद ने इनके साथ कोalition करा हुआ था जब से G23 के हेड बने थे। ग्रुप 23 जो बना था कांग्रेस में, 23 असंतुष्ट नेताओं का हेड बने थे, तो इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था, बीजेपी की इन्होंने चरण चुंबक करी थी। आपको पता ही नहीं है? थोड़ा सा जानकारी रखो। समर्थन अगर दे दिया तो जाहिर बात है, अरे भाई ये मेरे विरोधी, मैं इन्हें समर्थन दे रहा हूँ, तो मैं इनके समर्थन में आया या नहीं आया, ये बताइए, बोलिए। कई मुद्दे ऐसे हो सकते हैं कि अलग राय हो सकती है, इसका नहीं, मतलब अलग मुद्दे कैसे हो सकते हैं? आपकी विचारधारा इतने सालों से एक जैसी चल रही है, और एकदम से एक मुद्दे पे आते विचारधारा बदली। कौन से मुद्दे पे उन्होंने विचारधारा बदली, आप बताइए? लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने समर्थन दिया या नहीं दिया? बीजेपी को समर्थन दिया था ना, तो फिर कैसे आप उन चीज को मान लेंगे? कैसे आप उस चीज को डिनाई कर देंगे? जो चीज हुई है सबने देखी है, अब आप उसको छुपा के बात चलते हैं तो अलग बात है। इन पार्टियों के बारे में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन में दरार पड़ रही है, इंडिया गठबंधन में दरार पड़ रही है। अरे ठीक है, पड़ रही है तो पड़ रही है, तो तुम्हें इससे मतलब क्या है कि तुम्हें ये कहने का लाइसेंस मिल गया कि अम्बेडकर जी के बारे के ऊपर लांछन लगाने का मौका मिल गया? अगर इंडिया गठबंधन में दरार पड़ रही है तो क्या आपको इस बात का लाइसेंस मिल जाता है? नहीं मिलता ना। अम्बेडकर जी की जो बात है, जो है वो वहीं रहेगी। जितने आप पढ़े लिखे अम्बेडकर जी थे, उतना आपकी पूरी कैबिनेट में मिला के डिग्रियां रही होंगी। आपके कैबिनेट के जो मंत्री संतरी हैं जितने, मोदी जी की तो खैर सब जानते ही हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, वर्ल्ड की एकमात्र डिग्री जो किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, एकमात्र डिग्री जो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। लेकिन तंज लगातार आप कसते रहेंगे उन पर, लेकिन जो जनता उन्हें चाहती है उसको समर्थन नहीं है। सर जनता, बार बार यही बात आप लोग घुमा के करते हो, जनता चाहती है, जनता चाहती है। मैं सीधी सी एक बात पूछता हूँ, जनता चाहती है तो 303 सीटों से जनता इनको 240 सीटों पे क्यों ले आई? जनता तो चाहती है ना इन्हें, तो 240 सीटों पे लोकसभा चुनाव में क्यों लेके आई? 303 के बदले 333 देनी थी, 350 देनी थी, 367 देनी थी, 400 देनी थी। अगर जनता चाहती होती तो क्यों दी? क्यों 240 सीटें दी? और वो 240 सीटें अगर हमें कहा जाए कि माना जाए कि दी, वो भी हकीकत है कि दी नहीं। उनमें भी आपको पता है कितना जबरदस्त झोलझाल हुआ था, कितनी इलेक्शन सीटों पे कितनी हरकत हुई थी, कितना फर्क आया था सारी चीजों पे, सब जानते हैं। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हेराफेरियां करी, 99% ईवीएम चार्ज मिली, आप जानते हैं इस बात को, सब जानते हैं। क्या गृह मंत्री का इतना बड़ा अपराध है जो उनसे इस्तीफे की मांग करने लगे? बिल्कुल जाहिर बात है, संविधान निर्माता का जो अपमान करेगा उसे संविधान की
वैधानिकता को चुनौती देंगे उनको सरकार में रहने का कोई हक नहीं। और वो भी गृह मंत्री, जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, प्रधानमंत्री के बाद दूसरा नंबर गृह मंत्री का ही आता है प्रोटोकॉल के हिसाब से। प्रधानमंत्री, फिर गृह मंत्री, फिर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सब लोगों के नाम आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्रालय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय समझा जाता है। अगर उसी के हेड इस तरह की बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है वो गलत करेंगे। आपने इतनी सी बात पकड़ ली कि उन्होंने अम्बेडकर अम्बेडकर बोल दिया जी। लेकिन जब मोदी जी संविधान को चूमते हैं आप उसे अलग नजर से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान को चूमते हैं और उसी संविधान को चूमने के बाद आप उसकी बेइज्जती कर देते हैं। बढ़िया बात है भाई साहब, मैं आपके कंधे पे हाथ रखूं भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है। दे के आपकी नाक पे मुक्का मारूं, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा भाई साहब? प्लीज इधर आओ और यूं करके धड़ाक से एक मैं आपके मुक्का रख दूं आपकी नाक पे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? ऐसा लगता है ऐसा कर रहे हैं मोदी जी। क्या आपके सामने सर सारी चीजें हैं, आप मुझसे पूछ रहे हो तो फिर डिटेल में आप जाना चाह रही हैं। अभी आपने संविधान की बात करी, वो संविधान को चूमते हैं। संविधान में ही प्रावधान 1991 वर्षिप एक्ट है, उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? है ना, संविधान में ही प्रावधान है, सारे के सारे वर्षिप एक्ट है, उसकी धज्जियां आपने उड़ा दी। संविधान में प्रावधान है कि वन नेशन वन इलेक्शन उसके बाद खत्म कर दिया गया था 67 के बाद, अब उसे वापस लाने की कोशिश चल रही है। संविधान में ही प्रावधान है ना। संविधान में प्रावधान है कि पॉक्सो एक्ट जिसके ऊपर भी व्यक्ति के ऊपर लग जाएगा उसकी गिरफ्तारी अवश्यम भावी है, गैर जमानती अपराध है, लेकिन उन्हीं के सबऑर्डिनेट है, उन्हीं के एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पे सब ये लगता है, पॉक्सो एक्ट लगता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या चुनी हुई सरकारों को गिरा के और अपनी सरकार बनाना, क्या ये सरकार का उल्लंघन नहीं है या नहीं है? संविधान का उल्लंघन है या नहीं है? बता दीजिए। फिर उन्होंने कहा संविधान की इज्जत रखी। अब सबसे बड़ी बात, 1971 में हमारे अभी 16 दिसंबर को विजय दिवस गया है, 16 दिसंबर का विजय दिवस जो गया, सेना के मुख्यालय से उनको इतनी चिढ़ है कांग्रेस के और कांग्रेस के शासित राज्यों से और कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेताओं से। 1971 की जो विजय का जो जीत था, जिसपे जनरल नियाजी अपना आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, उनकी पिस्तौल वहां पे रखी हुई है, वो फोटो उन्होंने सेना के मुख्यालय से हटवा दी। क्यों हटवा दी? किस लिए हटवा दी भाई साहब? आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप संविधान तार-तार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आप संविधान को अगर रक्षक हो तो फिर संविधान में तो जो प्रावधान दिए गए उनका पालन तो करो, नहीं करते ना।